हेलो फ्रेंड, पीआर नोवेल सीरीज़ पे आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आपको सुनने मिलेगा लव स्टोरी, हार्ट स्टॉपिंग ड्रामा, रोमांस, थ्रिलिंग फैंटेसी, रिवेंज स्टोरीज। अगर स्टोरी आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। अच्छा, कार्तिक, तुमने चांसलर को कैसे समझाया? मुझे तो ऐसा लगा जैसे वो तुमसे थोड़े डरते भी थे। सिद्धार्थ ने हैरान होते हुए पूछा। अरे, वो इंडिया यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। भला मुझसे क्यों डरेंगे? मिस्टर जैकमैन को बस लगा कि मुझ पर गलत आरोप लगाया गया है, तो उन्होंने मेरे लिए बात कर दी। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वाह, मुझे तो लगा था कि जैकमैन सर बहुत सख्त हैं। ये तो कुछ और ही निकले। सिद्धार्थ ने आश्चर्य जताया। वैसे, तुमने ये कैसे साबित किया कि तुमने चोरी नहीं की? मैंने डायलन से कहा कि वो सीवीसी फुटेज चेक करे। उसमें साफ दिखा कि हार्वे ने पैसे चुराए और मेरी डेस्क में छुपा दिए थे। इसी से मैंने अपनी बेगुनाही साबित कर दी। कार्तिक ने शांत लहजे में समझाया। ओह, अब समझा। सिद्धार्थ ने सिर हिलाते हुए कहा। फिर कार्तिक के कंधे पर हाथ रखकर बोला, मुझे पहले से पता था कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तुम तो हमेशा से भरोसेमंद हो। ठीक है, क्या अब इस बारे में बात बंद कर सकते हैं? मैं और नताशा पूरी दोपहर से बस यही सुन रहे हैं। और वैसे भी, हम मूवी देखने जा रहे थे या नहीं? कार्तिक ने मुस्कुराते हुए बात बदली। सिद्धार्थ और सूर्यांश, जो कार्तिक की जीत से बेहद खुश थे, जल्दी से हाँ में जवाब देने लगे। लेकिन पीछे खड़ी वर्तिका बिल्कुल खुश नहीं दिख रही थी। उसे लगा था कि उसके पास कार्तिक के खिलाफ कुछ सबूत हैं और वह उन्हें इस्तेमाल करके कार्तिक को अपमानित कर सकती है। लेकिन उसका यह प्लान पूरी तरह फेल हो गया। चलो, मैं अभी टिकट बुक कर देता हूं, सिद्धार्थ ने अपना फोन निकालते हुए कहा। इसी बीच कार्तिक का फोन अचानक बज उठा। उसने फोन निकाला और देखा कि कॉल रेचल की थी। हेलो सुश्री वालेस, कैसे हो? कार्तिक ने तुरंत फोन उठाया। कार्तिक, स्कूल खत्म हो गया हो तो जल्दी से बार में आओ। मेरी दोस्त का मूड बहुत खराब है। अगर तुम देर से पहुंचे तो उसे गुस्सा आ जाएगा। रेचल ने कार्तिक को याद दिलाया। ओह, सही कहा। मैं तो इस बारे में भूल ही गया था। कार्तिक को अचानक याद आया कि वह रेचल की दोस्त के बार में पार्ट टाइम काम करने के लिए वादा कर चुका था। जल्दी करो और जाओ, मिलते हैं। फोन रखने से पहले रेचल ने हल्के से कहा, तुम लोग फिल्म देखने जाओ, मुझे कुछ काम है। कार्तिक ने फोन रखते हुए धीमे से सिद्धार्थ और बाकी लोगों से कहा। कार्तिक, ये क्या बात हुई? नताशा और मैं इतने लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और अब तुम कह रहे हो कि तुम नहीं जा रहे। वर्तिका ने नाराजगी से कहा। हाँ कार्तिक, नताशा इतने समय से यहां खड़ी है। ये काम किसी और दिन नहीं हो सकता? सिद्धार्थ ने भी सलाह दी। मैंने मिस वालेस से वादा किया था कि मैं उनके दोस्त के बार में पार्ट टाइम काम करने आऊंगा। अब जब बार खुलने वाला है तो वहां न जाना ठीक नहीं लगेगा। कार्तिक ने हल्की शर्मिंदगी से कहा। कौन सी पार्ट टाइम नौकरी? इससे कितना कमाओगे? वर्तिका ने ताने भरे अंदाज में कहा। चूंकि कार्तिक के पास काम है तो उसे जाने दो। सिद्धार्थ ने बीच बचाव किया। उसे पता था कि ये नौकरी कार्तिक के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर भविष्य में मौका मिला तो मैं आप लोगों को फिल्म दिखाऊंगा, कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा और वहां से निकल गया। नताशा ने जाते हुए कार्तिक को देखा। उसकी आंखों में हल्की उलझन थी। वह सोच रही थी कि इतना अमीर होते हुए भी कार्तिक पार्ट टाइम काम क्यों कर रहा है। जब कार्तिक सिद्धार्थ और बाकी लोगों से अलग हुआ तो उसने सड़क के किनारे टैक्सी रोकी। टैक्सी धीरे धीरे आकर रुकी। कार्तिक ने दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। भाई साहब, मुझे जाना है। कार्तिक ने ड्राइवर को बताने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी पीछे से एक महिला की आवाज आई। क्या आप आराम से हैं? यह सुनकर कार्तिक चौंक गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और वहीं ठहर गया। वह पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। जब वह कार में बैठा तो बाहर का ध्यान रख रहा था। उसे अंदाजा ही नहीं था कि कार में पहले से कोई और बैठा है। इस समय कार्तिक एक महिला की गोद में बैठा हुआ था। कार्तिक ने उस महिला को घबरा कर देखा। उसके कपड़ों और बालों से हल्की महक आ रही थी। वहीं महिला भी असहाय दिख रही थी। जब कार्तिक कार में बैठा तब वह महिला सो रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि कोई और अंदर आ गया है। जैसे ही कार्तिक उस पर बैठा, वह जाग गई। तुम उठ क्यों नहीं रहे? क्या मेरा फायदा उठाने का इरादा है? हालांकि कार्तिक उसके ऊपर बैठा हुआ था, फिर भी महिला चिल्लाई नहीं। उसकी आवाज शांत और सधी हुई थी। मुझे माफ कर दो, मैं जल्दी में था और तुम्हें कार में नहीं देख पाया।
कार्तिक ने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। फिर वह जल्दी से उठकर महिला के बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गया। महिला ने उसकी तरफ देखा। उसकी खूबसूरत आंखों में हल्का तिरस्कार था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अपनी आंखें बंद कीं और आराम करने लगी। कार्तिक ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। हल्के मेकअप में वह महिला लगभग 30 साल की लग रही थी। उसने लो कट स्पेगेटी टॉप, नेवी ब्लू शॉर्ट स्कर्ट और काले मोजे पहने हुए थे। उसके घने काले बाल, आकर्षक कपड़े और आत्मविश्वास भरी चाल किसी का भी ध्यान खींच सकते थे। लेकिन उसके चेहरे पर एक ठंडापन था, जिससे वह ऐसी लग रही थी जैसे किसी की पहुंच से बाहर हो। लड़के, तुम कहाँ जाना चाहते हो? टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा। भाई साहब, मुझे डस्क तक जाना है, कार्तिक ने जवाब दिया। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, ये मैडम भी वहीं जा रही हैं, ड्राइवर ने हंसते हुए कहा। कार्तिक ने बगल में बैठी महिला की तरफ देखा। उसे यह अजीब लगा कि वे दोनों एक ही जगह जा रहे थे। अभी शाम के 6 बजे थे। बार में मौज मस्ती के लिए यह समय थोड़ा जल्दी था। क्या ये यहां काम करती होंगी? कार्तिक ने सोचा। महिला ने भी सुना कि कार्तिक डस्क जा रहा है। उसने बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखा। कार्तिक ने मन ही मन सोचा कि यह सही मौका है बात शुरू करने का। लेकिन उसके चेहरे पर दिख रहे ठंडे भाव देखकर उसने कुछ न कहने का फैसला किया। उसने अपना फोन निकाला और गेम खेलने लगा। 20 मिनट बाद टैक्सी धीरे धीरे डस्क के गेट के सामने रुकी। दोनों ने किराया चुकाया और एक साथ बाहर निकल गए। क्या आप भी डस्क में काम करती हैं? कार्तिक ने हिचकिचाते हुए उससे पूछा। महिला ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही उदासीनता थी। उसने कुछ नहीं कहा और सीधे बार के अंदर चली गई। कार्तिक ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसने खुद से कहा, लगता है बात नहीं बनेगी। फिर वह भी उसके पीछे पीछे बार में चला गया। अंदर कदम रखते ही कार्तिक ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। माहौल वैसा ही था जैसा उसने पहले देखा था। हालांकि डस्क बार अभी खुला था, लेकिन अपनी पहुंच और लोकप्रियता के कारण यह पूरे इंडिया में मशहूर था। सुबह का समय था और बार आधिकारिक तौर पर शुरू नहीं हुआ था। अंदर ग्राहक तो नहीं थे, लेकिन कुछ वेटर सफाई करने में व्यस्त थे। मुझे खेद है सर, हमारा बार अभी तक नहीं खुला है, एक लड़की ने कार्तिक से कहा। मैं यहाँ शराब पीने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ अंशकालिक पार्ट टाइम काम करने आया हूँ, कार्तिक ने तुरंत जवाब दिया। अंशकालिक काम? लड़की ने जल्दी से अपने हाथ में रखे औजार नीचे रख दिए और कार्तिक के पास आकर मुस्कुराते हुए बोली, नमस्ते, मैं इस बार की मैनेजर लूसी ग्रीन हूँ। आप मुझे लूसी कह सकते हैं। नमस्ते लूसी, मेरा नाम कार्तिक है, कार्तिक ने विनम्रता से कहा। मुझे पता है कि तुम्हारा नाम कार्तिक है। रेचल ने तुम्हें यहां भेजा है ना? चलो, मैं तुम्हें हमारे बार की मालिक से मिलवाती हूं, लूसी ने हल्के स्वर में कहा। जरूर, कार्तिक ने सिर हिलाया। लूसी पलटी और बार की दूसरी मंजिल की तरफ बढ़ने लगी। कार्तिक भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। हालांकि लूसी का चेहरा साधारण था, लेकिन उसका फिगर बेहद आकर्षक था। उसके कूल्हे चलते समय हल्के झटके दे रहे थे, जिससे वह काफी आकर्षक लग रही थी। कुछ मिनट बाद लूसी ने कार्तिक को एक ऑफिस के दरवाजे पर ले जाकर खटखटाया। कौन है? अंदर से एक महिला की आवाज आई। सुश्री हंट, जिस लड़के को रेचल ने अंशकालिक काम के लिए भेजा था, वह यहां आ चुका है, लूसी ने धीरे से जवाब दिया। उसे अंदर भेज दो। ठीक है, लूसी ने जवाब दिया। फिर वह कार्तिक की ओर मुड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, जाओ अंदर, मिस हंट तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। धन्यवाद लूसी, कार्तिक ने विनम्रता से कहा। आप तो बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। लूसी ने हल्की इश्कबाजी भरी मुस्कान दी और अपने कूल्हों को झटकते हुए चली गई। कार्तिक ने लूसी को जाते देखा, फिर दरवाजा खोला और ऑफिस के अंदर चला गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, वह हैरान रह गया। ऑफिस में बैठी महिला कोई और नहीं बल्कि वही थी जिससे वह कुछ देर पहले टैक्सी में मिला था। महिला ने भी कार्तिक को देखा और कुछ पल के लिए हैरान रह गई। फिर उसकी आंखें हल्की चौड़ी हो गईं। उसने सख्त स्वर में पूछा, क्या तुम वही छात्र हो जिसका परिचय रेचल ने कराया था? हाँ, कार्तिक ने तुरंत सिर हिलाया। तुम्हारा नाम क्या है? महिला ने ठंडे लहजे में पूछा। मेरा नाम कार्तिक है, उसने जवाब दिया। कार्तिक? महिला ने उसे ऊपर नीचे देखा और धीरे से कहा, चूंकि रेचल ने तुम्हारा परिचय कराया है तो उसने तुम्हें मेरी शर्तों और वेतन के बारे में बता दिया होगा, है ना? हाँ, रेचल ने मुझे सब कुछ बता दिया है, कार्तिक ने सिर हिलाया। अच्छा, तो बाद में लूसी से अपनी यूनिफॉर्म ले लेना और काम शुरू कर देना।
हमारा बार अभी नया नया खुला है और यहाँ मैन पावर की कमी है। फिलहाल तुम कुछ समय के लिए यहाँ काम कर सकते हो। जब मैं पर्याप्त लोगों की भर्ती कर लूंगी तो तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं होगी, महिला ने ठंडे स्वर में समझाया। महिला ने कार्तिक को भावशून्यता से देखा। उसकी आवाज ठंडी थी, जैसे उसमें कोई भावना ही ना हो। ठीक है, मैं समझ गया, कार्तिक ने असहायता से सिर हिलाते हुए कहा। चूंकि तुम्हें पहले से ही पता है, तो फिर वहां क्यों खड़े हो? जल्दी काम पर लग जाओ। महिला को कार्तिक के बारे में कोई खास अच्छी राय नहीं थी और उसने उसे वहां से जाने को कह दिया। सुश्री हंट, मैं अभी भी आपका नाम नहीं जानता, कार्तिक ने मुस्कुराते हुए पूछा। जेना हंट, महिला ने ठंडे लहजे में जवाब दिया और आगे कहा, अगर और कुछ नहीं है तो आप जा सकते हैं। हाँ, कार्तिक ने सहमति में सिर हिलाया और मुड़कर ऑफिस से बाहर निकल गया। कार्तिक को जाते हुए देख जेना ने गहरी सांस भरी। उसका रवैया कार्तिक के प्रति इतना खराब इसलिए नहीं था कि उसने टैक्सी में कुछ किया था। असल में पिछले कुछ दिनों से वह किसी बात को लेकर परेशान थी। रिंग रिंग रिंग। टेबल पर रखा जेना का फोन अचानक बजने लगा। जेना ने फोन उठाया और स्क्रीन पर कॉलर आईडी देखकर उसके चेहरे पर हल्की उदासी छा गई। कुछ पल झिझकने के बाद उसने फोन उठा लिया। जेना, तुम अभी बिजी हो? फोन के दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज आई। मां, अगर आपको कुछ कहना है तो प्लीज कहिए। हर 2-3 दिन में फोन करने की जरूरत नहीं है, जेना ने बेबसी से कहा। जेना, परसों अंकल शेनौर के सबसे छोटे बेटे के साथ तुम्हारी सगाई की पार्टी है, इसे मिस मत करना, ठीक है? उसकी मां ने शांत आवाज में कहा। मां, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मैं उस कमीने से शादी नहीं करूंगी। क्या आप मुझे फोर्स करना बंद कर सकती हैं? जेना ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। कार्तिक, जो अभी अभी ऑफिस से बाहर निकला था, संयोग से यह सुन लिया। वह खुद को आह भरने से रोक नहीं सका। कोई आश्चर्य नहीं कि जेना का मूड इतना खराब है। उसके पेरेंट्स उसे शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं। इस बीच ऑफिस के अंदर जेना ने फोन पकड़े हुए अपनी मां की बातें सुनी। उसका चेहरा निराशा और थकावट से भरा हुआ था। जेना एक बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखती थी। उसके माता पिता इंडिया के फेमस बिजनेसमैन थे। उसकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग थी। इसके अलावा जेना खुद भी बहुत खूबसूरत थी। उसे श्वेत, अमीर और सुंदर महिला का परफेक्ट उदाहरण कहा जा सकता था। लेकिन जेना के साथ एक अजीब बात थी। वह बचपन से ही जर्मोफोबिक थी। उसे किसी मर्द के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसी वजह से भले ही वह अब 28 साल की हो चुकी थी, उसने कभी किसी रिलेशनशिप के बारे में सोचा ही नहीं। प्यार में पड़ने का ख्याल भी उसके लिए अजनबी था। कुछ समय पहले जेना के पेरेंट्स ने उसके लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज की थी। वह आदमी अच्छा दिखता था और उसका फैमिली बैकग्राउंड भी काफी अच्छा था, लेकिन जेना को उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। उल्टा उसे वह आदमी थोड़ा गंदा लगा। हालांकि जेना के पेरेंट्स को वह लड़का बहुत पसंद आया। जेना की मर्जी के बिना ही उन्होंने उसकी शादी फिक्स कर दी थी। जेना इस बात को लेकर बहुत परेशान थी। वह बचपन से किसी पुरुष के साथ नहीं रही थी और उसे यह भी नहीं पता था कि किसी ऐसे इंसान के साथ कैसे रहा जाए जिसे वह पसंद नहीं करती। ऊपर से उसे इस आदमी से शादी करनी थी और उसके साथ बच्चे भी पैदा करने थे। इसके बारे में सोचना ही उसके लिए डरावना था। जेना, अंकल शेनौर का बेटा अच्छा दिखता है और उसकी जॉब भी बढ़िया है। तुम उसे पसंद क्यों नहीं करती? और वैसे भी तुम अब जवान नहीं रही हो। अगर इसी तरह वक्त बर्बाद करती रही तो और कितना इंतजार करोगी? माँ की बात मान लो और उससे जल्दी सगाई कर लो। इससे मेरी बहुत सी टेंशन खत्म हो जाएगी। जेना की माँ ने हल्के लेकिन मजबूती भरे स्वर में कहा। माँ, बस हार मान लीजिए। मैं कभी किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं करूंगी जिसे मैं पसंद नहीं करती, जेना ने दांत पीसते हुए कहा। तो बताओ, फिर तुम किससे शादी करना चाहती हो? उसकी माँ ने गुस्से में पूछा। मैं मुझे अभी तक पता नहीं। जेना, क्या तुम मुझसे बहस करना बंद करोगी? मैंने तुम्हारे पापा से भी बात कर ली है। अगर तुम अंकल शेनौर के बेटे से सगाई नहीं करती तो हम तुम्हारा बार वापस ले लेंगे। फिर मैं देखूंगी कि तुम बाहर जाकर मस्ती कैसे करोगी। इतना कहकर उसकी मां ने फोन रख दिया। जेना ने फोन के दूसरी तरफ बिजी टोन सुनी और उसका चेहरा मायूसी से भर गया। बार का मालिक बनना हमेशा से उसका सपना था, लेकिन वह अपने पैसों से इसे मैनेज नहीं कर सकती थी। उसके बार के लिए ज्यादातर पैसे उसके पेरेंट्स ने ही लगाए थे। अब जब उसके पेरेंट्स ने बार छीनने की धमकी दी तो उसे लगा जैसे उसकी दुनिया बिखर रही हो। अगर वह उस आदमी से शादी के लिए हां कह देती तो यह पूरी तरह मजबूरी होती।
लेकिन अगर मना करती तो उसके पेरेंट्स बार जब्त कर लेते। जेना अपनी ऑफिस की कुर्सी पर बैठी बेहद परेशान थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। रिंग रिंग रिंग। उसी समय जेना का फोन फिर से बजा। उसने फोन उठाया और देखा कि कॉल रेचल की थी। उसने तुरंत कॉल रिसीव कर ली। जेना, क्या मेरी स्टूडेंट बार में पहुंच गई? रेचल ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, वह पहले से ही यहाँ है। मैंने उसके लिए सारी चीजें अरेंज कर दी हैं। टेंशन मत लो, जिस इंसान से तुमने मुझे मिलवाया है मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगी, जेना ने हल्के स्वर में कहा। यह अच्छी बात है। कार्तिक सच में काफी दयनीय है। जब वह प्राइमरी स्कूल में था तब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। वह स्कूल में पढ़ाई करने के लिए पार्ट टाइम काम कर रहा है, इसीलिए तुम्हें उसका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? रेचल ने हल्के स्वर में कहा। क्या कार्तिक इतना दयनीय है? जेना को अपने रवैये की याद आई और अचानक उसे थोड़ा गिल्टी महसूस हुआ। आखिरकार कार्तिक के साथ उसका बुरा बर्ताव सिर्फ इसलिए नहीं था कि उसने टैक्सी में कुछ किया था। असल में जेना का मूड खराब था क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे जबरदस्ती शादी के लिए कह रहे थे। उसने अपना सारा गुस्सा कार्तिक पर निकाल दिया। हाँ, कार्तिक को आज चोर भी समझ लिया गया, रेचल ने धीरे से कहा। ओह डियर, जेना ने विचलित होकर जवाब दिया। जेना, तुम क्यों लग रही हो जैसे तुम्हारा मूड खराब है? क्या कुछ हुआ है? रेचल ने जेना के अजीब व्यवहार को देखकर पूछा। यह उस दिन की ब्लाइंड डेट की वजह से है। मेरे पेरेंट्स मुझसे जबरदस्ती उसकी सगाई करने को कह रहे हैं। मुझे सच में नहीं समझ आ रहा कि वो क्या सोच रहे हैं। जेना ने निराशा भरे स्वर में सिर झुकाकर कहा। इसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। बेहतर यही है कि तुम खुद कोई हल सोचो। रेचल को जेना की जबरदस्ती शादी के बारे में थोड़ा बहुत पता था, लेकिन एक आउटसाइडर होने के नाते वह दूसरे के फैमिली मैटर्स में दखल नहीं दे सकती थी। आह, काश अब मेरा कोई बॉयफ्रेंड होता। मैं अपने पेरेंट्स को कह पाती कि मैं उस कमीने से शादी नहीं करना चाहती, जेना ने झुंझलाते हुए कहा। लेकिन तुम्हें तो लगता है कि मैन गंदे होते हैं, फिर तुम्हें बॉयफ्रेंड कैसे मिलेगा? रेचल ने हल्की मुस्कान के साथ चिढ़ाते हुए कहा। आह, जेना ने असहाय होकर गहरी सांस ली। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। दूसरी ओर कार्तिक ऑफिस से बाहर निकलने के बाद लूसी के पीछे पीछे बार के चेंजिंग रूम में चला गया। कुछ ही समय में कार्तिक ने महसूस किया कि लूसी सिर्फ बबली नहीं थी, बल्कि उसका बर्ताव भी बहुत अनियंत्रित था। वह बार बार कार्तिक की आम छूती थी और उसे चिढ़ाने के लिए अजीब बातें करती थी। अगर यह पहले वाला कार्तिक होता तो शायद उसे लूसी जैसी लड़की से कोई परहेज नहीं होता। भले ही लूसी का चेहरा साधारण था, लेकिन वह काफी हॉट लगती थी। कार्तिक जैसे सिंगल लड़के के लिए वह अब भी काफी आकर्षक हो सकती थी। लेकिन अब कार्तिक बहुत सी खूबसूरत औरतों को देख चुका था, चाहे वह साक्षी हो, क्लो हो या नताशा। उनमें से हर कोई लूसी से कहीं बेहतर थी। इसलिए अब कार्तिक को लूसी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अपनी वर्दी बदलने के बाद कार्तिक लूसी के पीछे बार के सामने वाली डेस्क पर गया। उसने बार में मौजूद स्टाफ से संक्षिप्त परिचय लिया और फिर काम में लग गया। चूंकि कार्तिक पहले भी बार में पार्ट टाइम काम कर चुका था, इसलिए वह काम से अच्छी तरह परिचित था और उसे आसानी से कर सकता था। जेना, जो अभी अभी रेचल के साथ बातचीत खत्म कर रही थी, ऑफिस से बाहर निकली। उसने देखा कि कार्तिक कड़ी मेहनत कर रहा है। जेना ने संतोष में सिर हिलाया और उसकी प्रशंसा करते हुए उसकी ओर बढ़ी। हालांकि जेना ने अभी 2 कदम ही उठाए थे कि अचानक रुक गई। उसकी पहले से धुंधली और खूबसूरत आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। जेना ने अपनी मां की बात याद की और फिर रेचल द्वारा बताई गई कार्तिक की बैकग्राउंड को सोचा। जेना के दिमाग में अचानक एक साहसिक विचार आया। अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब यह है कि मुझे उस कमीने से सगाई नहीं करनी पड़ेगी? जेना दूसरी मंजिल की रेलिंग के पास से सेक्सी और आकर्षक मुद्रा में खड़ी हो गई और नीचे खड़ी मेहनत कर रहे कार्तिक को घूरने लगी। कार्तिक, बाकी मैन की तुलना में साफ सुथरा लगता है। एक पल बाद जेना ने गहरी सांस ली और अपनी योजना की पुष्टि की। क्लिक क्लैक क्लिक क्लैक। जेना नीचे चली गई। जब कार्तिक ने फुटस्टेप सुनी तो उसने अवचेतन रूप से पीछे मुड़कर देखा। हेलो सुश्री हंट। कार्तिक ने जेना को देखते ही विनम्रता से अभिवादन किया। तुम्हें मेरे साथ इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, बस मुझे जेना कहो, जेना ने कार्तिक की ओर देखकर कहा। जेना की बात सुनते ही कार्तिक का चेहरा अचानक उलझन में पड़ गया। औरत का दिल सच में समुद्र की तलहटी में सुई की तरह है। अभी अभी तो वह मेरे साथ इतनी ठंडी थी और अब वह चाहती है कि मैं उसे उसके नाम से बुलाऊं। कार्तिक,
क्या तुम यहाँ के वर्किंग एनवायरनमेंट से खुश हो? जेना ने कार्तिक को सिर से पैर तक देखा और सोच समझ कर पूछा। जरूर, कार्तिक ने जल्दी से सिर हिलाया। तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। मैंने रेचल से सुना है कि तुम पार्ट टाइम काम कर रहे हो, है ना? जेना ने कार्तिक की ओर देखा और पूछा। ये सही है। जब मैं प्राइमरी स्कूल में था तब मेरे माता पिता का निधन हो गया था। मुझे अपना खर्च चलाने के लिए काम करना पड़ता है, कार्तिक ने धीरे से कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने मजबूत होगे। जेना ने हल्की मुस्कान के साथ कार्तिक को देखा और आगे कहा। मैंने अभी रेचल को बताया है कि तुम्हारा मूल वेतन प्रति घंटे $20 था। मैं अब तुम्हें $50 की बढ़ोतरी दूंगी। तुम्हें यहां कड़ी मेहनत करनी होगी। कार्तिक ने असमंजस की नजरों से झेना की ओर देखा। वह समझ नहीं पा रहा था कि झेना अचानक उसके साथ इतनी अच्छी क्यों हो गई। वह न सिर्फ उससे गर्मजोशी से बात कर रही थी, बल्कि उसका वेतन भी बढ़ाने की बात कर रही थी। कार्तिक, मिस हंट ने कहा कि वह तुम्हें सैलरी हाइक देना चाहती हैं। तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो और मिस हंट को धन्यवाद दो। लूसी कार्तिक के पास गई और मुस्कुराते हुए बोली। धन्यवाद, जेना, कार्तिक ने जेना से कहा। कार्तिक को सैलरी हाइक में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उसे पैसों की बिल्कुल कमी नहीं थी। उसकी दिलचस्पी इस बात में थी कि जेना का उसके प्रति रवैया अचानक इतना क्यों बदल गया था। जब जेना ने लूसी को आते देखा तो वह कार्तिक से और बात नहीं करना चाहती थी। उसने अपना सिर घुमाया और दूसरों पर चिल्लाई। सब लोग तैयार हो जाओ, काम शुरू होने वाला है। ठीक है मिस हंट, बाकी वेटरों ने तुरंत जवाब दिया। जेना ने उदासीनता से कार्तिक की ओर देखा और फिर अपने ऊंची एड़ी के जूते घुमाते हुए ऊपर की ओर चली गई। जेना को जाते देख लूसी ने कार्तिक की ओर सिर घुमाया और धीरे से पूछा। लिल कोनी, मिस हंट के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? कुछ नहीं, कोई रिश्ता नहीं है। हम आज ही मिले हैं, कार्तिक ने धीमी आवाज में जवाब दिया। यह इम्पॉसिबल है। तुम्हारा मिस हंट के साथ कोई ना कोई रिश्ता जरूर होगा, वरना वह सिर्फ तुम्हें ही सैलरी हाइक क्यों देती? लूसी ने कार्तिक की बांह पकड़ी और फिर अपने नर्म शरीर को कार्तिक की बांह पर रगड़ते हुए प्यार से कहा। मुझे सच बताओ, मिस हंट के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? कार्तिक ने लूसी के बर्फ जैसे सफेद कॉलर को देखा और उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। कुछ तो बोलो, क्या देख रहे हो? लूसी ने जब कार्तिक की शर्मीली नजर देखी तो उसने और भी ज्यादा ताकत लगाई और उसकी बांह को जोर से पकड़ लिया। लूसी, मेरा मिस हंट से कोई लेना देना नहीं है। चलो काम पर वापस चलते हैं। कार्तिक को डर था कि अगर लूसी उसे इसी तरह गले लगाती रही तो वह खुद को रोक नहीं पाएगा और कुछ ऐसा कर बैठेगा जो उसे नहीं करना चाहिए। इसीलिए कार्तिक ने जल्दी से लूसी को हल्के से धक्का दिया और मुड़कर चला गया। लूसी ने कार्तिक को जाते हुए देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। फिर उसने अपने होंठों को हल्के से चाटते हुए कहा। लिलकोनी, तुम अभी भी मासूम बनने का नाटक कर रहे हो। देख लेना, 2 दिनों के अंदर मैं तुम्हें अपने साथ बिस्तर पर ले जाऊंगी। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं तुम्हारे जैसी वर्जिन बॉय को काबू में नहीं कर सकती। कार्तिक को देखा और उसकी आंखों में जोश की झलक दिखाई दी। फिर उसने अपने होंठ चाटे और कहा। लिलकॉनी, तुम अभी भी मासूम बनने का नाटक कर रहे हो। मैं तुम्हें 2 दिनों में स्वेच्छा से अपने साथ बिस्तर पर ले जाऊंगी। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं तुम्हारे जैसी कुंवारी लड़की को कंट्रोल नहीं कर सकती। शाम के 8 बजे बार में ग्राहकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। चमकीले कपड़े पहने युवा लड़के और लड़कियां तेज म्यूजिक पर डांस फ्लोर पर नाच रहे थे, जिससे माहौल में जवानी की एनर्जी भर गई थी। यद्यपि नाइट लाइफ पसंद करने वालों के लिए यह अभी भी जल्दी थी, लेकिन यह उनके रोमांचक जीवन की शुरुआत थी। चूंकि बार अभी अभी खुला था, सारे वेटर्स नए थे। इनकी वर्क एफिशिएंसी कार्तिक जितनी नहीं थी। तीनों ने शायद उतना काम नहीं किया होगा जितना कार्तिक ने अकेले किया। कार्तिक, मुझे ये वाइन की बोतलें रूम 8 में भेजने में हेल्प करो। मुझे बाथरूम जाना है। एक अट्रैक्टिव वेट्रेस ने कार्तिक को आंख मारी और प्यार से कहा। कार्तिक की तरह ये वेट्रेस भी यहाँ पार्ट टाइम जॉब करने आई थी। जेनी, मैंने तुम्हारी बहुत हेल्प की है। तुम मुझे कैसे थैंक यू बोलोगी? कार्तिक ने वेट्रेस से बियर ली और स्माइल करते हुए कहा। चलो, मुझे पता है कि तुम मेरे लिए बेस्ट हो। जब मुझे मेरा पेमेंट मिलेगा तो मैं तुम्हें डिनर कराऊंगी, ठीक है? वेट्रेस ने अट्रैक्टिव स्माइल के साथ कहा। यह हुई ना बात? ठीक है, मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगी। मैं बाथरूम जा रही हूं। वेट्रेस ने कार्तिक का कंधा थपथपाया और बाथरूम की ओर चली गई। कार्तिक शराब लेकर रूम 8 के दरवाजे तक गया
और धीरे से दरवाजा नॉक किया। कौन है? रूम के अंदर से एक आदमी की आवाज आई। ये वेटर है, आपकी वाइन सर, कार्तिक ने तेज आवाज में जवाब दिया। अंदर आइए। जब कार्तिक ने यह सुना तो उसने जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर चला गया। तुम्हारे बार में क्या प्रॉब्लम है? मैंने कुछ देर पहले वाइन की बोतलें ऑर्डर की थीं। अब ये यहाँ क्यों आई हैं? क्या तुम्हारा बार अभी भी रन कर रहा है? इस समय एक हैंडसम लड़का अधीरता से कार्तिक पर चिल्लाया। सर, मुझे माफ कीजिए, हमारा बार अभी अभी खुला है, इसलिए हमारे पास मैन पावर की कमी है। मुझे उम्मीद है कि आप हमें माफ कर देंगे। कार्तिक ने जल्दी से समझाया। वह पहले भी कई बार इस तरह की सिचुएशन का सामना कर चुका था, इसलिए इस बार उसने इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। क्या घटिया बार है, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। लड़के ने देखा कि कार्तिक का एटीट्यूड काफी ईमानदार था, इसलिए उसने उसे और ज्यादा परेशान नहीं किया। इसके बजाय उसने धीमी आवाज में कहा, श्री शेनोर जूनियर, शांत हो जाइए। क्या वाइन अभी परोसी नहीं गई है? अपने आप को उसके लेवल तक गिराने की कोई जरूरत नहीं है। लड़के के पास खड़ी एक खूबसूरत लड़की ने स्माइल करके उसे तुरंत मना लिया। कार्तिक बूथ की ओर चला गया और अपने हाथ में रखी वाइन को नीचे रखना चाहता था। हालांकि इस समय सोफे पर बैठी और अपने फोन से खेल रही एक खूबसूरत लड़की ने अचानक कार्तिक की ओर देखा और हैरानी से कहा, कार्तिक, तुम यहां क्यों हो? जब कार्तिक ने यह सुना तो उसने जल्दी से ऊपर देखा और साक्षी को आश्चर्य से सोफे पर देखा। कार्तिक ने हैरानी से अपने सामने खड़ी साक्षी को देखा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बार में साक्षी से उसकी मुलाकात होगी। साक्षी ने आज बहुत सेक्सी कपड़े पहने थे। उसने स्पेगेटी स्ट्रैप वाली सफेद ड्रेस पहनी हुई थी। कपड़ा बहुत ढीला था और साइड में ड्रेस की तरह कट था, जिससे उसकी पतली और गोरी टांगें दिख रही थीं। उसने सफेद हाई हील वाली सैंडल पहनी हुई थी और गरिमा के साथ सेक्सी लग रही थी। वह एक देवी जैसी लग रही थी। साक्षी का चेहरा भी कार्तिक जैसा ही था। वह भी शॉक्ड थी। साक्षी को बार में घूमना पसंद नहीं था, लेकिन हाल ही में उसकी कॉस्मेटिक कंपनी को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई थी। श्री शेनॉर जूनियर, जो अभी कार्तिक से बात कर रहे थे, साक्षी की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते थे। इसीलिए साक्षी उनके साथ यहां आई और कॉन्ट्रैक्ट पर डिस्कस कर रही थी। हालांकि उसे यहां कार्तिक से मिलने की उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा कार्तिक यहां वेटर के तौर पर काम कर रहा था। अब साक्षी कार्तिक को हर महीने रहने के खर्च के लिए $20,000 देती थी। जब तक कार्तिक ज्यादा खर्च नहीं करता, यह पैसा एक महीने के रहने के खर्च के लिए काफी था। साक्षी को समझ में नहीं आ रहा था कि कार्तिक अभी भी यहां वेटर की नौकरी क्यों कर रहा है। साक्षी, क्या तुम उसे जानती हो? मिस्टर शेनॉर जूनियर ने सिर घुमाकर मुस्कुराते हुए साक्षी से पूछा। हाँ, मुझे लगता है आप ऐसा कह सकते हैं। साक्षी नहीं चाहती थी कि इन लोगों को पता चले कि कार्तिक उसका मंगेतर है, इसलिए उसने थोड़ा अजीब तरह से जवाब दिया। साक्षी, तुम ऐसे इंसान को कैसे जानती हो? हाँ, आप बाहर के वेटरों को कैसे जानती हैं? साक्षी की बात सुनकर बाकी सबने असमंजस में पूछा। आखिरकार साक्षी जिस साक्षी फैमिली से थी, उसे इंडिया में एक प्रतिष्ठित परिवार माना जाता था। साक्षी बचपन से ही एक देवी जैसी थी। दूसरों के लिए साक्षी उनसे भी ज्यादा दूर और दुर्गम थी। वह कार्तिक जैसे समाज के निचले तबके के इंसान को कैसे जान सकती थी? जब कार्तिक ने सुना कि ये लोग क्या कह रहे हैं, तो वह खुद को शर्म से लाल होने से नहीं रोक सका। साक्षी की बात तो छोड़ ही दो, उसे खुद पर भी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। कार्तिक, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? ड्रिंक्स क्यों नहीं रख रहे? कार्तिक को इन लोगों के अपमान से बचाने के लिए साक्षी ने जल्दी से कहा। कार्तिक ने अपने हाथ में पकड़ी बोतलें नीचे रखीं और फिर मुड़कर प्राइवेट रूम से बाहर चला गया। साक्षी, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी आलोचना करना चाहती हूं, लेकिन साक्षी परिवार की सबसे बड़ी बेटी होने के नाते मुझे लगता है कि तुम्हें फ्यूचर में इन हारे हुए लोगों से कम संपर्क रखना चाहिए। आखिरकार ये समाज के सबसे निचले तबके के लोग हैं। ये तुम्हारे करियर में कोई मदद नहीं करेंगे और तुम्हारे लिए अनावश्यक परेशानियां लाएंगे। दोस्त बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज किसी व्यक्ति की क्षमता और कैरेक्टर देखना है। कार्तिक के जाने के बाद एक थोड़ा बड़ा लड़का साक्षी से मुस्कुराकर बोला। हाँ, मुझे लगता है तुमने जो कहा वह सही है। कोडी, हमें शेनॉर जूनियर जैसे और लोगों को जानना चाहिए। वह यंग, अमीर और टैलेंटेड है। एक लड़की ने तुरंत उसकी चापलूसी की। लड़की की चापलूसी सुनकर कोड़ी के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई।
साक्षी ने कुछ देर हिचकिचाते हुए धीरे से कहा, मिस्टर शेनॉर जूनियर, मैं वॉशरूम जा रही हूं। ठीक है। शेनॉर जूनियर ने साक्षी को देखा और हल्के से सिर हिलाया। साक्षी कमरे से बाहर चली गई। उसने देखा कि कार्तिक अभी ज्यादा दूर नहीं गया था, तो उसने जल्दी से पुकारा, कार्तिक, 1 मिनट रुको। कार्तिक ने साक्षी की आवाज सुनी और उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? साक्षी उसके पास आई और ध्यान से उसका आकलन करने लगी। उसने हैरानी से पूछा, तुम यहां वेटर का काम क्यों कर रहे हो? साक्षी का सवाल सुनने के बाद कार्तिक थोड़ा दुखी हो गया। इसके अलावा साक्षी ने अभी जो रवैया दिखाया था, उससे वह और भी उदास हो गया। क्या हमने पहले ही तय नहीं किया था कि हम एक दूसरे के पर्सनल मामलों में दखल नहीं देंगे? मैं वेटर हूं या नहीं, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, है ना? साक्षी ने कार्तिक को देखा और ठंडी हंसी हंसने लगी। फिर उसे याद आया कि माया ने कहा था कि उसने कार्तिक को एक कमरे में दूसरी लड़की के साथ देखा था। उसने बिना किसी भावना के कहा, तुमने मेरे दिए हुए रहने के खर्च का इस्तेमाल दूसरी लड़कियों को बिस्तर पर लाने के लिए किया होगा, है ना? अब जब तुमने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया है, तो तुम यहां काम करने के लिए आए हो, है ना? जब कार्तिक ने यह सुना, तो वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, तुम मुझे यह सब बताने के लिए ही बाहर आई हो? बिल्कुल नहीं। साक्षी ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, कुछ दिन पहले किसी ने एवरग्रैंड रियल एस्टेट में मेरे लिए एक विला खरीदा था। क्या वह तुम थे? कार्तिक ने साक्षी की ओर देखा। वह सिर हिलाकर यह स्वीकार करने की इच्छा कर रहा था। हालांकि उत्तराधिकार अनुबंध में साफ साफ कहा गया था कि कार्तिक साक्षी को अपनी पहचान नहीं बता सकता, वरना वह विरासत का अधिकार खो देगा। कार्तिक ने अपनी पहचान दूसरों से छिपाई थी क्योंकि वह अपने जीवन में कोई रुकावट नहीं चाहता था। हालांकि उसके पास साक्षी से अपनी पहचान छिपाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। यह देखकर कार्तिक चुप हो गया और खुद को व्यंग्य करने से रोक नहीं सका। फिर उसने चंचल स्वर में कहा, ठीक है, कुछ मत कहो, मैं तुम्हें देखकर ही जवाब जान गया हूं। तुम्हारे जैसा व्यक्ति विला कैसे खरीद सकता है? इसके अलावा यह विला $50 मिलियन का है। मैं वाकई ज्यादा सोच रहा था। यह सही है, मैं वास्तव में एक विला का खर्च नहीं उठा सकता। कार्तिक ने साक्षी की ओर देखा और बोलने से पहले सिर हिलाया। क्या कुछ और है? अगर नहीं तो मुझे काम पर वापस जाना होगा। साक्षी ने कुछ देर झिझकते हुए कार्तिक की तरफ देखा और कहा, मैं नहीं चाहती कि दूसरे लोग हमारे रिश्ते के बारे में जानें। इसलिए अगर कोई बाद में पूछे कि तुम मुझे कैसे जानते हो, तो बस इतना कहना कि हम एक बार में मिले थे। क्या तुम समझ रहे हो? समझ गया। कार्तिक ने सिर हिलाया। और चूंकि मैंने तुमसे शादी करने का वादा कर दिया है, इसलिए मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी। चलो कल अपना विवाह प्रमाण पत्र ले लेते हैं। साक्षी जानती थी कि कार्तिक से उसकी शादी एक अपरिहार्य सच्चाई थी। इसके अलावा जिस व्यक्ति ने साक्षी से कार्तिक से शादी करने का अनुरोध किया था, उसने पहले ही उसके पिता की कंपनी को मुश्किल हालात से उबरने में मदद की थी। इसलिए साक्षी अब और देरी नहीं करना चाहती थी। वह कार्तिक के साथ अपनी शादी का प्रमाण पत्र ले सकती थी। तुम इतनी जल्दी शादी का प्रमाण पत्र लेना चाहते हो? साक्षी की बात सुनकर कार्तिक की आंखें खुशी से चमक उठीं। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, हम सिर्फ शादी का प्रमाण पत्र ले रहे हैं। तुम भविष्य में भी तुम ही हो और मैं भी मैं ही हूं। हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। साक्षी को डर था कि कार्तिक कोई गलतफहमी पाल लेगा, इसलिए उसने जल्दी से समझाया, ओह, मैं समझ गया। कार्तिक ने निराशा में सिर हिलाया जब उसने साक्षी का ठंडा रवैया देखा। हालांकि उसने महसूस किया कि साक्षी के साथ अपनी शादी को पंजीकृत कराना उसके लिए अच्छी बात थी। आखिरकार जब तक उसे प्रमाण पत्र मिल जाता, कार्तिक सही मायने में $10 ट्रिलियन की विरासत का हकदार बन सकता था और उसे साक्षी से अपनी पहचान छिपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं तुम्हें बस इतना ही बताना चाहती थी। जाओ और अपना काम करो। साक्षी ने कार्तिक की ओर देखा और बेरुखी से कहा, तो हम कल अपनी शादी का पंजीकरण कब कराएंगे? कार्तिक ने पूछा। मेरे कॉल का इंतजार करो, मैं तुम्हें बताऊंगी। साक्षी ने धीरे से जवाब दिया और फिर मुड़कर प्राइवेट कमरे की ओर चल दी। जब कार्तिक ने साक्षी को जाते देखा, तो वह असहाय होकर पीछे मुड़ा और बार के सामने की डेस्क पर वापस आ गया। हालांकि साक्षी पहले ही कार्तिक के साथ अपनी शादी को पंजीकृत करने के लिए सहमत हो चुकी थी, लेकिन किसी वजह से वह बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसे ऐसा लगा
जैसे साक्षी के साथ उसका रिश्ता पूरी तरह खत्म हो गया है। उसका मूड बहुत खराब था और वह पहले की तरह काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। पलक झपकते ही 2 घंटे बीत गए। इन 2 घंटों के दौरान कार्तिक का ध्यान लगातार भटक रहा था। वह प्राइवेट रूम में साक्षी के ठंडे रवैये और अभी अभी उसने जो कहा था उसके बारे में सोच रहा था। कृपया रास्ता बनाओ, रास्ता बनाओ। इसी समय बार की वर्दी पहने एक आदमी गुलाब का बड़ा गुलदस्ता लेकर अंदर आया। जब सभी ने उस आदमी के हाथों में गुलाब देखे तो वे हैरान हो गए। वेन, तुम्हें ये गुलाब कहाँ से मिले? जब लूसी ने उस आदमी के हाथ में गुलाब देखे तो उसने हैरानी से पूछा, यह गुलाब कमरा 8 में रहने वाले मेहमान के लिए है। ऐसा लगता है कि कोई मेहमान किसी महिला को प्रपोज करना चाहता है। आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कमरा 8? जब कार्तिक ने उस आदमी की बातें सुनी तो वह कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसे याद आया कि साक्षी कमरा 8 में थी। जब कार्तिक प्राइवेट रूम में दाखिल हुआ तो उसने पाया कि कमरा 8 में सिर्फ 2 लड़कियां थीं। उनमें से एक लड़की का बॉयफ्रेंड भी लग रहा था। मिस्टर शेनॉर जूनियर साक्षी को अजीब नजरों से देख रहे थे। क्या मिस्टर शेनॉर जूनियर साक्षी से कुछ कबूल करना चाहते थे? हालांकि कार्तिक जानता था कि अगर कोई साक्षी से अपनी बात कबूल करना भी चाहे तो उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। फिर भी वह अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं सका। वह जल्दी से स्टाफ के एक सदस्य के पास गया और फुसफुसाया, वैन, मुझे गुलाब दे दो, मैं उन्हें डिलीवर कर दूंगा। ऐसा नहीं चलेगा। अंदर बैठे कस्टमर ने मुझे $200 की टिप देने का वादा किया है। वैन ने तुरंत मना कर दिया। कार्तिक ने सोचे बिना अपनी जेब से 2 नोट निकाले और वैन को थमा दिए। फिर उसने गुलाब पकड़े और कमरा 8 की ओर चल दिया। वैन ने कार्तिक से पैसे लेने के बाद अचानक थोड़ा हैरान होकर कहा, जब उसे कन्फेशन दिया जा रहा है तो वह इतना परेशान क्यों है? कार्तिक ने वैन से गुलाब छीनने के बाद कमरा 8 की ओर कदम बढ़ाया। क्रैक! कार्तिक ने हाथ बढ़ाया और कमरा 8 का दरवाजा धक्का देकर खोला। सोफे पर बैठे मिस्टर शेनॉर जूनियर ने देखा कि कार्तिक गुलाब लेकर आ रहा है और असंतुष्ट होकर डांटा, क्या तुम कछुए हो? तुम फूल खरीदने में इतनी देर क्यों लगा रहे हो? यह कहने के बाद कोड़ी ने कार्तिक के हाथ से गुलाब छीन लिया और धीरे धीरे साक्षी की ओर चल दिया। जब कार्तिक ने यह देखा तो उसे और भी यकीन हो गया कि मिस्टर शेनॉर जूनियर साक्षी के सामने अपना कन्फेशन करेंगे। साक्षी ने कार्तिक को नहीं देखा जो अभी अभी अंदर आया था। इसके बजाय उसने अपना ध्यान मिस्टर शेनॉर जूनियर पर केंद्रित किया और हैरानी से पूछा, कोड़ी, तुम क्या कर रहे हो? फ्लॉप! कोड़ी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं और साक्षी के सामने घुटने टेक दिए। जब कार्तिक ने कोड़ी को जमीन पर घुटनों के बल बैठे देखा तो वह चौंक गया। ऐसा इसलिए क्योंकि कोड़ी, ये बेवकूफ, दोनों घुटनों के बल झुका हुआ था। कोड़ी के बगल में बैठे लड़के ने भी महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत उसे याद दिलाया, कोड़ी, आमतौर पर प्रपोजल एक घुटने पर बैठकर किया जाता है। क्या दोनों घुटने टेकना ज्यादा ऑनेस्ट नहीं होगा? कोड़ी ने ऊंची आवाज में जवाब दिया। खैर, कोड़ी, तुम आमतौर पर सिर्फ कब्र पर जाते समय ही दोनों घुटने टेकते हो, लड़के ने असहाय होकर कहा। अरे, मुझे तुम्हारी याद दिलाने की जरूरत नहीं है, कोड़ी ने गुस्से में कहा। फिर एक घुटने पर बैठ गया। उसने साक्षी की तरफ देखा और कहा, साक्षी, मैं तुम्हें बहुत समय से पसंद करता हूं। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? साक्षी ने कोड़ी को देखा। वह अवाक रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोड़ी उसे प्रपोज करेगा। साक्षी, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूं। क्या तुम मेरे साथ रह सकती हो? यह देखकर कि साक्षी चुप है, कोड़ी ने जल्दी से कहा, जब लोहे का गर्म हो तब वार करो। हाँ बोलो, हाँ बोलो। निजी कमरे में मौजूद लोग भी खुश होकर ऐसा ही कहने लगे। कार्तिक ने साक्षी की ओर देखा और उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। वह चिंतित था। अगर साक्षी ने कोड़ी का प्रपोजल मान लिया तो क्या वह व्यभिचारी नहीं बन जाएगा? हालांकि वह और साक्षी केवल नाम के पति पत्नी थे, फिर भी कार्तिक व्यभिचारी नहीं बनना चाहता था। मिस्टर शेनॉर जूनियर, ये तो कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया, साक्षी ने हैरानी से जवाब दिया। मुझे पता है कि हम एक दूसरे को सिर्फ 1 हफ्ते से भी कम समय से जानते हैं, लेकिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी से मैं तुमसे प्यार करने लगा था। मैं हर रात सो नहीं पाता। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूं तुम्हारा चेहरा मेरे दिमाग में आ जाता है। मुझे अपनी मजबूत बाहें बनने दो, तुम्हारी रक्षा करने दो, तुम्हें गले लगाने दो। किसी को नहीं पता था कि श्री शेन और जूनियर ने ऐसे ड्रामेटिक लव कोट्स कहां से सीखे थे।
लेकिन इससे कमरे में मौजूद सभी लोग चौंक गए। श्री शेनॉर जूनियर की बातें सुनकर कार्तिक हैरान रह गया। उसे लगा कि मिस्टर शेनॉर जूनियर के शब्द किसी सैनिटरी पैड के विज्ञापन जैसे थे। वह सिचुएशन को बचाना चाहता था, लेकिन फिलहाल बस चीजों को लीक होने से बचाना जरूरी था। मिस्टर शेनॉर जूनियर, मुझे खेद है, लेकिन मैं हाँ नहीं कह सकती। साक्षी ने मिस्टर शेनॉर जूनियर की ओर देखा और धीरे से सिर हिलाया। क्यों नहीं? मैं तुम्हारे लिए ऑनेस्ट हूं। तुम हाँ क्यों नहीं कह सकती? श्री शेनॉर जूनियर ने उत्साहित होकर पूछा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, साक्षी ने शांति से कहा। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मुझे पता है कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारे हॉबीज क्या हैं। मैं ये सब जानता हूं, मिस्टर शेनॉर जूनियर ने कहा। अगर तुम मुझे इतनी अच्छी तरह जानते हो, तो क्या तुम्हें पता है कि मेरा पहले से ही एक मंगेतर है? इसके अलावा मैं कल उसके साथ अपनी शादी का पंजीकरण करवाने जा रही हूं। साक्षी के पास कार्तिक को ढाल की तरह इस्तेमाल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जब कार्तिक ने साक्षी की बातें सुनी तो उसने अपनी भौहें सिकोड़ी। हालांकि उसे थोड़ा आत्मसंतोष भी महसूस हुआ। चाहे जो भी हो, साक्षी ने मिस्टर शेनॉर जूनियर के प्रपोजल को ठुकरा दिया और उसने यह भी बताया कि उसका पहले से मंगेतर है। तुम्हारी तो पहले से ही मंगेतर है? जब श्री शेनॉर जूनियर ने यह सुना तो वे दंग रह गए। उन्हें बहुत शौक लगा। हाँ, मेरा पहले से ही एक मंगेतर है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, साक्षी ने हल्के से सिर हिलाया। श्री शेनॉर जूनियर ने साक्षी को देखा और स्टन्ड रह गए। फिर उन्होंने कहा, भले ही तुम्हारा कोई मंगेतर हो, यह ठीक है। तुम उससे सगाई तोड़ सकती हो और मेरे साथ रह सकती हो। मिस्टर शेनॉर जूनियर, मेरे मंगेतर के साथ मेरे अच्छे रिलेशंस हैं। मैं उससे रिश्ता नहीं तोड़ूंगी। मुझे पसंद करने के लिए थैंक यू, लेकिन मेरे मन में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, साक्षी ने ठंडे अंदाज में कहा। फिर उसने टाइम देखने के लिए अपना फोन उठाया और धीरे से कहा, मिस्टर शेनॉर जूनियर, देर हो रही है, मैं पहले विदा लेती हूं। इतना कहकर साक्षी ने अपना बैग उठाया और प्राइवेट रूम से बाहर चली गई। साक्षी, मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूं कि तुम इतनी रूथलेस मत बनो। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। जब मिस्टर शेनॉर जूनियर ने देखा कि साक्षी जा रही है तो वह जल्दी से उठ खड़े हुए और साक्षी पर चिल्लाए। साक्षी ने जब यह सुना तो उसने मिस्टर शेनॉर जूनियर की ओर देखा और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। जब साक्षी दरवाजे पर पहुंची तो उसने देखा कि कार्तिक एक तरफ खड़ा है। उसने उसे कोल्ड लुक दिया और बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। अरे, इस साक्षी का मंगेतर क्यों है? क्या तुमने नहीं कहा था कि साक्षी हमेशा से सिंगल रही है? जब साक्षी प्राइवेट रूम से बाहर निकली तो कोड़ी ने अपने बगल में बैठे लड़के पर चिल्लाया, मुझे भी नहीं पता। साक्षी के सभी फ्रेंड्स ने कहा कि वह सिंगल है। कौन जानता था कि उसे सडनली मंगेतर मिल जाएगा? उसके बगल में बैठे लड़के ने हेल्पलेसली जवाब दिया, जांच करो, अच्छी तरह से जांच करो। कल सुबह से पहले पता लगाओ कि साक्षी का मंगेतर कौन है। मैं चाहता हूं कि वह साक्षी से रिश्ता तोड़ दे, कोड़ी ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आंखें गुस्से में उभरी हुई थीं। जब कार्तिक ने श्री शेन और जूनियर के वर्ड्स सुने तो वह खुद को रोक नहीं सका और प्राइवेट रूम से बाहर चला गया। उन्हें शायद यह नहीं पता था कि साक्षी ने जिस मंगेतर का जिक्र किया था वह उनके ठीक सामने खड़ा था। यह देखकर कि साक्षी ने कोड़ी को रिजेक्ट कर दिया है और अगले दिन उसके साथ अपनी शादी रजिस्टर करवाएगी, कार्तिक का मूड ठीक हो गया। वह चाय और वाइन परोसने के लिए प्राइवेट रूम्स के बीच आना जाना करता रहा। पलक झपकते ही 3 घंटे बीत गए। 1 बजे बार में बैठे कस्टमर्स एक एक करके चले गए। वेटर्स ने सफाई शुरू कर दी और जाने की तैयारी करने लगे। कार्तिक मूलतः पार्ट टाइम काम करता था, इसलिए उसे सफाई के लिए रुकने की जरूरत नहीं थी। कार्तिक ने अपनी यूनिफॉर्म बदली और लूसी की ओर मुड़ा। लूसी, अगर और कुछ नहीं है तो मैं पहले वापस जाऊंगा। जाने की जल्दी मत करो, तुम बाद में मेरे साथ डिनर पर क्यों नहीं आते? लूसी ने फ्लर्ट करते हुए कहा। अगली बार शायद, मुझे बाद में कुछ काम है। कार्तिक ने बहाना बनाया और बार से बाहर चला गया। हालांकि जैसे ही कार्तिक बार से बाहर निकलने वाला था, उसके पीछे से एक सेडक्टिव आवाज आई, कार्तिक, 1 मिनट रुको। कार्तिक ने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि जेना ने उसे बुलाया है। हैरानी से उसने पूछा, जेना, क्या बात है? जेना ने बताया, मेरा उपनाम अनुष्का है, अब से तुम मुझे अनुष्का बुलाओगे। कार्तिक ने कहा, ठीक है, अब से तुम्हें अनुष्का कहकर बुलाऊंगा। आज रात मेरे साथ घर चलो, अनुष्का ने सॉफ्टली कहा।
बार की सफाई कर रहे वेटर्स की आईज चौड़ी हो गईं जब उन्होंने अनुष्का की बात सुनी। अनुष्का कार्तिक को घर ले जाना चाहती थी। अनुष्का, क्या तुम्हारा क्या मतलब है? अनुष्का की बात सुनकर कार्तिक भी कंफ्यूज्ड हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अनुष्का उसे आधी रात को घर क्यों ले जा रही थी। क्या वह उसके खिलाफ कोई साजिश कर रही थी? ठीक है, ज्यादा मत सोचो। मैंने आज एक ह्यूमिडिफायर खरीदा है। ये मेरे लिए हैवी है, इसलिए पहले मेरे साथ घर आओ और इसे ऊपर ले जाने में मेरी मदद करो। फिर तुम टैक्सी लेकर वापस जा सकते हो, अनुष्का ने सॉफ्टली कहा। जब सबने अनुष्का की बात सुनी तो उनके फेसेस पर टेंशन कम हुआ। तो अनुष्का चाहती थी कि कार्तिक उसके साथ घर जाए और सामान उठाने में मदद करे। कार्तिक उलझन में था। आमतौर पर ह्यूमिडिफायर जैसे बड़े उपकरण दरवाजे पर पहुंचाए जाते थे और उन्हें सेटअप करने के लिए कोई जिम्मेदार होता था। लेकिन अब अनुष्का ने उसे अपने लिए इसे ले जाने को कहा। कार्तिक को लगा कि कुछ गड़बड़ है। बस वहां खड़े मत रहो, जल्दी करो और मेरे पीछे आओ। ये कहने के बाद अनुष्का बार से बाहर चली गई। हालांकि कार्तिक को शक था, फिर भी उसने अनुष्का को मना नहीं किया। आखिर अनुष्का उसकी बॉस थी और साथ ही वह बहुत खूबसूरत भी थी। अगर वह उसका फायदा भी उठाती तो कार्तिक को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। 5 मिनट बाद कार्तिक अनुष्का के पीछे पीछे बार के बाहर खुली पार्किंग में चला गया। अनुष्का ने अपनी कार की चाबी निकाली और उसे दबाया। लाल रंग की BMW मिनी जल उठी। कार में बैठ जाओ, अनुष्का ने कहा, फिर मुड़कर कार में चली गई। कार्तिक आगे की यात्री सीट पर बैठने से पहले झिंका। बैठने के बाद उसने कार में डेकोरेशन पर एक नजर डाली और पाया कि कार में ज्यादातर लड़कियों वाले क्यूट कार्टून डेकोरेशन थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अनुष्का जैसी स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट महिला के पास एक जवान लड़की जैसा दिल होगा, कार्तिक ने मन ही मन सोचा। कार में एक ताजा खुशबू थी जो बिल्कुल अनुष्का की बॉडी फ्रेग्रेंस जैसी लग रही थी। जब अनुष्का ने देखा कि कार्तिक यात्री सीट पर बैठा है तो उसकी भौहें तन गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर उसने धीरे धीरे कार स्टार्ट की। अनुष्का बहुत साफ सुथरी महिला थी। उसे अकेले किसी मर्द के साथ रहना पसंद नहीं था। यात्री सीट पर बैठने देना तो बहुत बड़ी बात थी। यहां तक कि अगर यह कोई लड़की होती तो भी सिर्फ उसकी करीबी दोस्त जैसे राहेल ही यहां बैठ सकती थीं। इसलिए कार्तिक अनुष्का की कार की अगली यात्री सीट पर बैठने वाला पहला आदमी था। रास्ते में कार्तिक ने अनुष्का से बात करने के लिए कोई टॉपिक खोजने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अनुष्का को उसकी कोई परवाह नहीं थी। वह परेशान लग रही थी, जैसे किसी गहरी सोच में हो। अनुष्का दिन भर की अपनी प्लानिंग के बारे में सोच रही थी। वह बहुत कंफ्यूज्ड थी और तय नहीं कर पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। आधे घंटे बाद उसने कार एक विला के सामने रोक दी। हालांकि अनुष्का के विला की तुलना कार्तिक के विला से नहीं की जा सकती थी, फिर भी आम लोगों के लिए यह बहुत लग्जूरियस था। तो अब गाड़ी से उतरने का टाइम आ गया है, हम मेरे घर पहुंच गए हैं। ऐसा लग रहा था कि अनुष्का ने अपना मन बना लिया था। उसने कार्तिक से मजबूती के साथ कहा, ठीक है। कार्तिक ने धीरे से सिर हिलाया, फिर कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। अनुष्का, तुम्हारा ह्यूमिडिफायर कहाँ है? मैं उसे ऊपर ले जाने में तुम्हारी मदद कर दूंगा, कार्तिक ने बाहर निकलते ही पूछा। कार्तिक, तुमने पहले कभी ऐसे विला में नहीं रुका है ना? अनुष्का ने उसके सवाल का जवाब न देकर बात बदल दी। कार्तिक उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। उसने मन ही मन सोचा कि उसके पास पहले ही 3 विला हैं, जो इससे कई गुना ज्यादा आलीशान हैं। तुमने शायद नहीं, अनुष्का ने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा। मैंने सच में कभी नहीं रुका। हालांकि कार्तिक को समझ नहीं आया कि वह ऐसा क्यों पूछ रही थी। फिर भी उसने विनम्रता से जवाब दिया, मेरे साथ अंदर आओ। अनुष्का विला की ओर बढ़ गई। अनुष्का, क्या तुमने मुझसे ह्यूमिडिफायर को ले जाने में मदद करने के लिए नहीं कहा था? ह्यूमिडिफायर कहाँ है? मुझे अभी कुरियर कंपनी से मैसेज मिला है कि ह्यूमिडिफायर अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है। कार्तिक ने यह सुनकर भौहें सिकोड़ी। वह थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। तो क्या यह महिला उसे आधी रात को सिर्फ अपना विला दिखाने लाई थी? अनुष्का, चूंकि ह्यूमिडिफायर अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है तो मैं पहले वापस जा रहा हूं। जब वह आ जाएगा तब मैं मदद कर दूंगा। कार्तिक पलटकर जाना ही चाहता था कि अनुष्का ने उसे रोक दिया। कार्तिक, 1 मिनट रुको। क्या हुआ? कार्तिक ने भौहें सिकोड़कर पूछा। मेरा मेरा कंप्यूटर खराब हो गया है। क्या तुम इसे ठीक करने में मेरी मदद कर सकते हो? अनुष्का ने अपने लाल होंठ काटे और घबराते हुए उससे कहा। अनुष्का,
मुझे नहीं पता कि कंप्यूटर को कैसे ठीक किया जाता है। क्यों ना मैं कल आकर कंप्यूटर को ठीक करवाने में तुम्हारी मदद करूं, कार्तिक ने कहा। वह झूठ नहीं बोल रहा था। उसे सच में कंप्यूटर ठीक करना नहीं आता था। ठीक है, बस अंदर जाओ और मेरी मदद करो। तुम लोग कंप्यूटर के बारे में हम लड़कियों से ज्यादा जानते हो। अगर तुम इसे ठीक नहीं कर सकते तो मैं किसी और की मदद लूंगी, अनुष्का ने कहा और कार्तिक को विला में खींच लिया। कार्तिक के पास अनुष्का के पीछे विला में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। विला में एंटर करने के बाद कार्तिक ने अनुष्का के घर की डेकोरेशन को जल्दी जल्दी देखा। यह आलीशान था, लेकिन घर जैसा महसूस नहीं हुआ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि यहां कोई लड़की रहती है। ज्यादातर फर्नीचर ठंडे रंगों में था, जो थोड़ा अजीब लग रहा था। इस औरत का घर भी बांझ है, कार्तिक ने मन ही मन सोचा। मेरा कंप्यूटर टेबल पर है, जाकर देख लो। अनुष्का ने अपनी हाई हील्स उतारी और नंगे पैर लिविंग रूम में चली गई। फिर उसने टेबल पर रखे कंप्यूटर की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक है। कार्तिक ने सिर हिलाया और कंप्यूटर की ओर चला गया। जब कार्तिक सोफे पर बैठा तो अनुष्का ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ देर हिचकिचाने के बाद कुछ नहीं कहा। फिर उसने एक भावशून्य चेहरे के साथ कहा, कार्तिक, यहीं रहो और कंप्यूटर ठीक करो। मैं नहाने जा रही हूं। मेरे घर में कुछ भी मत छूना, ठीक है? ठीक है। कार्तिक ने सिर हिलाया और कंप्यूटर पर ध्यान देना शुरू किया। अनुष्का ने कोने की तरफ एक उदासीन नजर डाली, फिर बाथरूम में चली गई। कुछ मिनट बाद बाथरूम से पानी की आवाज आने लगी। कार्तिक ने कंप्यूटर ऑन किया और थोड़ी देर तक उसे चलाया। फिर उसने कंप्यूटर सोफे पर रख दिया और बाथरूम की ओर देखा। हालांकि कार्तिक को कंप्यूटर की ज्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन वह बेवकूफ नहीं था। उसने अभी अभी अनुष्का के कंप्यूटर के साथ थोड़ी देर खेला था। वह एकदम सही काम कर रहा था, चाहे वह नॉर्मल यूज हो या इंटरनेट सर्फिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जितना ज्यादा वह सोच रहा था, उतना ही उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। पहले अनुष्का ने ह्यूमिडिफायर के लिए मदद मांगी थी, लेकिन बाद में कहा कि वह डिलीवर नहीं हुआ। अब उसने कंप्यूटर की बात की, लेकिन उसमें कोई खराबी नहीं थी। यह महिला क्या करना चाहती है? क्या वह मेरी पहचान जान गई है और मेरा अपहरण करके मुझे ब्लैकमेल करना चाहती है? यह सोचकर कार्तिक के दिमाग में डरावना ख्याल आया। अगर यह पहले वाला कार्तिक होता तो उसे कोई डर नहीं होता। आखिरकार उसके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन अब सिचुएशन अलग थी। उसकी प्रॉपर्टी खरबों डॉलर की थी। अगर उसका अपहरण हुआ तो बड़ी मुसीबत हो सकती थी। यह सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और उठकर जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह जाने वाला था, बाथरूम का दरवाजा अचानक खुल गया। कार्तिक, तुम कहाँ जा रहे हो? अनुष्का, जो अभी अभी नहाकर निकली थी, बाथरूम से बाहर आई। उसने अपने बाल पोंछते हुए धीरे से पूछा। इस समय अनुष्का ने अपने ऑफिस के कपड़े उतार दिए थे और स्पेगेटी स्ट्रैप्स वाली लेसी नाइट गाउन पहन रखी थी। उसकी पतली और गोरी टांगें साफ दिखाई दे रही थीं। उसने मौजे नहीं पहने थे, फिर भी उसकी पिंडलियां चिकनी और चमकदार लग रही थीं। उसका चेहरा, जो नहाने के बाद और भी ज्यादा फ्रेश और सुंदर लग रहा था, बहुत आकर्षक था। कार्तिक अनुष्का को देखकर कुछ पल के लिए हैरान रह गया। अनुष्का, मैंने तुम्हारा कंप्यूटर पहले ही ठीक कर दिया है। मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं निकल रहा हूं। कार्तिक ने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। उसे पता था कि वह इस समय सुंदरता के चक्कर में नहीं फंस सकता। बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें और क्या करना है? अनुष्का नंगे पांव कार्तिक के पास गई और मोहक अंदाज में पूछा। जी, अनुष्का, तुम क्या कर रही हो? इस समय कार्तिक अनुष्का के बहुत करीब था। वह अनुष्का के शरीर से आती गर्मी और खुशबू को महसूस कर सकता था। जब अनुष्का ने कार्तिक को इस तरह देखा तो वह हंसे बिना नहीं रह सकी। वह पलटी और टीवी कैबिनेट की तरफ चली गई। फिर उसने दराज खोलने के लिए झुकते हुए कुछ निकालने की कोशिश की। जैसे ही कार्तिक असमंजस में खड़ा था, अनुष्का ने दराज से नकदी का एक बड़ा ढेर निकाला और उसे मेज पर रख दिया। कार्तिक, मेरे साथ सो जाओ, ये पैसा तुम्हारा होगा, अनुष्का ने एक रानी की तरह आदेश दिया। क्या क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ सेक्स करूं? कार्तिक यह सुनकर दंग रह गया। उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। कार्तिक ने सोचा कि अनुष्का उसे यहां इसलिए लेकर आई है क्योंकि वह उसकी पहचान जानती थी और उसका अपहरण करना चाहती थी। हालांकि उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि अनुष्का उसे अपने साथ सोने के लिए मजबूर करेगी। यह महिला सच में मेरे खिलाफ साजिश रच रही है, कार्तिक ने मन ही मन सोचा
और फिर अनुष्का को सिर से पैर तक देखा। अनुष्का ने स्पेगेटी स्ट्रैप्स वाला सेक्सी नाइट गाउन पहन रखा था। उसके भरे हुए स्तन और पतली कमर से एक आकर्षक आभा निकल रही थी। उसकी टांगें चिकनी और नाजुक थीं और उस पर से नजर हटाना मुश्किल था। कोई भी नॉर्मल आदमी इतनी सुंदर महिला के साथ सोने के ऑफर को अस्वीकार नहीं करेगा। हालांकि कार्तिक के चेहरे पर उलझन थी। वह नहीं समझ पा रहा था कि अनुष्का आखिर क्या चाहती है। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो और अपने कपड़े उतारो, अनुष्का ने कहा और कार्तिक के कपड़े उतारने के लिए आगे बढ़ी। अनुष्का की हरकत देखकर कार्तिक ने उसे तुरंत रोक दिया। फिर उसने बेबस होकर कहा, अनुष्का, मैं मैं इस बारे में इतना लापरवाह नहीं हूं। अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो किसी और को ढूंढ लो। क्यों? क्या मैं इतनी सुंदर नहीं हूं? अनुष्का को उम्मीद नहीं थी कि कार्तिक उसे मना कर देगा। वह असंतुष्ट होकर चिल्लाई, अनुष्का, तुम बहुत सुंदर और सेक्सी हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छा नहीं हूं और मुझे यह भी नहीं पता कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तुम्हें समझ में नहीं आया? कार्तिक की बात सुनकर अनुष्का कुछ देर चुप रही। फिर उसने मेज पर रखे कैश की ओर इशारा करते हुए कहा, कार्तिक, यहां $2 लाख हैं। जब तक तुम मेरे साथ सोओगे ये पैसे तुम्हारे हैं। अगर तुम मुझे प्रेग्नेंट कर दोगे तो मैं तुम्हें और $2 लाख दूंगी। अब क्या तुम्हें समझ आया कि मैं ऐसा क्यों चाहती हूं? क्या तुम सिर्फ प्रेग्नेंट होने के लिए मेरे साथ सोना चाहती हो? हाँ, मुझे बच्चा चाहिए। अनुष्का की यह बात सुनकर कार्तिक को उसकी मंशा समझ में आई। अनुष्का की उम्र बढ़ रही थी। उसके माता पिता उस पर शादी का दबाव बना रहे थे और ब्लाइंड डेट्स अरेंज कर रहे थे। लेकिन अनुष्का को बचपन से ही सफाई का जुनून था। वह किसी मर्द के साथ रहना स्वीकार नहीं कर सकती थी। उसे कभी कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिसे वह पसंद कर सके। आज उसके पेरेंट्स ने उसे अल्टीमेटम दे दिया था। अगर वह उस लड़के से सगाई नहीं करती तो वे उसका बार वापस ले लेंगे। बार का सपना अनुष्का का कई सालों से था। वह इसे खोना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने एक ही साथ दो काम पूरे करने का यह तरीका सोचा। अगर वह कार्तिक से बच्चा पैदा कर लेती तो कोई उससे शादी करने को तैयार नहीं होगा। उसके माता पिता भी उस पर दबाव नहीं डाल पाएंगे। अनुष्का ने पहले ही तय कर लिया था कि वह अकेले अपनी जिंदगी बिताएगी। बच्चा पैदा करने से उसकी मां बनने की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। तुम मुझसे बच्चा चाहती हो? कार्तिक ने असहायता से पूछा। इन दिनों कार्तिक की जिंदगी में अजीब घटनाएं हो रही थीं। पहले उसे अचानक खरबों की दौलत विरासत में मिली, फिर उसे मंगेतर मिल गई। अब बार में पार्ट टाइम काम करने के दौरान उसकी बॉस उससे बच्चा चाहती थी। क्या हो रहा है? उसने खुद से पूछा। कार्तिक, रेचल ने मुझे तुम्हारी सिचुएशन के बारे में पहले ही बता दिया था। जब तुम प्राइमरी स्कूल में थे तब तुम्हारे पेरेंट्स का देहांत हो गया था। अगर तुम अब मेरे साथ सोते हो और मुझे सक्सेसफुली प्रेग्नेंट कर देते हो तो तुम्हें $4 लाख मिल सकते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि $4 लाख कम है तो मैं तुम्हें $1 लाख और दे सकती हूं, अनुष्का ने कार्तिक से बड़े ही सीरियस अंदाज में कहा। नहीं अनुष्का, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? कार्तिक ने शॉक होकर पूछा। यह तुम्हारा कोई काम नहीं है। मैं तुम्हें पैसे दूंगी और तुम मेरे साथ सो सकते हो, अनुष्का ने झुंझलाते हुए कहा। ऐसा नहीं चलेगा। मैं दूसरे मर्दों की तरह नहीं हूं। तुम्हें मुझे इस बारे में डिटेल में बताना होगा। फिर मैं देखूंगा कि तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है या नहीं। अगर तुम्हें सच में मेरी हेल्प चाहिए तो मैं शायद तुम्हारी खूबसूरत शक्ल और हॉट फिगर की वजह से तैयार हो सकता हूं, वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा। कार्तिक के चेहरे पर कंफ्यूजन साफ झलक रहा था। वह अनुष्का से जानना चाहता था कि वह ऐसा क्यों कह रही है। आखिरकार अनुष्का इतनी खूबसूरत थी और उसका फिगर भी हॉट था। अगर वह किसी मर्द को ढूंढना चाहती तो कार्तिक से बेहतर कोई मिल सकता था। कार्तिक के इस एटीट्यूड को देखकर अनुष्का थोड़ी चौंकी। फिर उसने धीरे धीरे अपनी प्लानिंग के बारे में बताना शुरू किया। जब कार्तिक को पूरी बात समझ आई तो वह हैरान रह गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि अनुष्का शादी के लिए मजबूर होने से बचने के लिए ऐसा अजीब आइडिया लेकर आएगी। कार्तिक ने अनुष्का को उसकी मां से फोन पर बात करते हुए सुना था, इसलिए उसे पता था कि अनुष्का झूठ नहीं बोल रही थी। अनुष्का, अगर तुम बच्चे के लिए किसी को ढूंढना चाहती हो तो तुम मुझसे बेहतर ऑप्शन ढूंढ सकती हो। तुमने मुझे क्यों चुना? हम तो एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं हैं, कार्तिक ने हिचकिचाते हुए पूछा। क्योंकि तुम गरीब हो, अनुष्का ने सीरियसली जवाब दिया। हाँ,
अनुष्का की बात सुनकर कार्तिक चौंक गया। उसे बहुत अजीब लगा। वह यह सोच भी नहीं सकता था कि अनुष्का उसे इतने सिंपल रीजन से चुनेगी। असल में अनुष्का ने उसे इसलिए नहीं चुना था क्योंकि वह गरीब था। पहली बात, अनुष्का को कार्तिक का स्वभाव पसंद आया था। दूसरा, कार्तिक काफी हैंडसम था और उसका फेस स्ट्रांग था। उसकी फिजिकल फिटनेस भी अच्छी लग रही थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कार्तिक ईमानदार लगता था और उसे पैसों की जरूरत थी। अनुष्का को लगा कि कार्तिक जैसे लोगों को आसानी से पैसे देकर मना लिया जा सकता है। लेकिन अगर यह कोई और होता तो शायद उसके इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते और वह बाद में बच्चे को ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता था। इसलिए कार्तिक अनुष्का के प्लान के लिए परफेक्ट कैंडिडेट था। कार्तिक को पैसों का फायदा मिल जाता और अनुष्का बच्चे के बाद उससे सारे रिश्ते खत्म कर देती। ठीक है अनुष्का, अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। तुम्हें मर्दों से ही बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं है ना? कार्तिक ने धीरे से कहा। तुम टेस्ट ट्यूब बेबी की बात कर रहे हो, है ना? अनुष्का ने जवाब दिया। हाँ, यही मेरा मतलब था। मैंने इस बारे में पहले सोचा था, लेकिन ये उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। अगर मैं टेस्ट ट्यूब बेबी चाहती हूं तो मुझे कई प्रोसीजर से गुजरना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि 2 दिनों में मेरी सगाई हो जाएगी। अनुष्का ने कार्तिक की तरफ देखा और थोड़ी देर रुककर कहा, और मुझे लगता है कि बच्चे के पिता को न जानना थोड़ा अजीब होगा। मैं खुद इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। समझ गया, कार्तिक ने सिर हिलाया। ठीक है, अब बातों में टाइम वेस्ट मत करो। जल्दी से कपड़े उतारो और मेरे साथ बेड पर चलो। अनुष्का ने अपना पजामा उतारते हुए कहा। जैसे ही अनुष्का ने पजामा उतारा, उसका नाजुक शरीर कार्तिक के सामने आ गया। वह पूरी तरह से अचंभित रह गया। अनुष्का, मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। आपको किसी और को ढूंढ लेना चाहिए। यह देखकर कि अनुष्का सच में उसके साथ सोना चाहती थी, वह सहज रूप से थोड़ा डर गया और असहाय होकर बोला। क्यों? क्या इसलिए कि मैं तुम्हें बहुत कम पैसे दे रही हूं? अनुष्का ने कार्तिक की तरफ हैरानी से देखा। यह पैसे की बात नहीं है, कार्तिक ने जवाब दिया। हालांकि अनुष्का बहुत खूबसूरत थी और उसका फिगर भी बहुत आकर्षक था, लेकिन कार्तिक बिना किसी सही वजह के अनुष्का के साथ कुछ करना नहीं चाहता था। इसके अलावा उसे डर था कि वह प्रेग्नेंट हो जाएगी, इसलिए उसने पीछे हटने का सोचा। अगर यह पैसे की बात नहीं है तो तुम ऐसा क्यों नहीं करना चाहते? कार्तिक, तुम ऐसा नहीं कर सकते, है ना? अनुष्का को समझ नहीं आ रहा था कि कार्तिक उसे मना क्यों कर रहा है। लॉजिकली देखा जाए तो कार्तिक बहुत गरीब था और अनुष्का ने उसे बहुत सारे पैसे ऑफर किए थे। ऊपर से अनुष्का खुद काफी सुंदर थी। ऐसे में कार्तिक जैसे गरीब इंसान के पास उसे मना करने का क्या कारण हो सकता था? तुम ऐसा नहीं कर सकते, है ना? यह सुनकर कार्तिक पूरी तरह चौंक गया। एक आदमी के लिए यह सुनना सबसे बुरा होता है, खासकर एक खूबसूरत महिला से। तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं नहीं कर सकता? मैं एकदम हेल्दी हूं, कार्तिक ने गुस्से में कहा। अगर तुम हेल्दी हो तो फिर मेरे साथ क्यों नहीं सोओगे? क्या मैं इतनी सुंदर नहीं हूं, या फिर तुम स्ट्रेट नहीं हो? अनुष्का ने सोफे पर बैठते हुए एक आकर्षक पोज में अपने पैर क्रॉस कर लिए। उसने बड़े उत्तेजक तरीके से पूछा। अनुष्का की बातें सुनकर कार्तिक थोड़ा रुका, फिर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं एक मर्द हूं, कार्तिक ने गुस्से में दहाड़ते हुए अनुष्का को उठाया। फिर वह बेडरूम की तरफ बढ़ गया। जब से कार्तिक को $10 ट्रिलियन की विरासत मिली थी, उसके चारों तरफ टेम्पटेशन धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। चाहे वह क्लो जैसी सेक्सी औरत हो या नताशा और मे जैसी मासूम लड़कियां। जितनी बार भी कार्तिक कहता, ये महिलाएं तुरंत तैयार हो जाती। लेकिन कार्तिक ने कभी ऐसा नहीं किया। उसे लगता था कि पहली बार उसके लिए खास होना चाहिए और वह किसी ऐसी लड़की के साथ होना चाहिए जो उससे सच्चा प्यार करती हो, न कि पैसों के लिए उसके पास आए। इसके अलावा साक्षी की वजह से उसके अंदर एक एक्स्ट्रा लेवल की झिझक थी। हालांकि साक्षी यह मानने को तैयार नहीं थी कि कार्तिक उसका मंगेतर है, फिर भी कार्तिक साक्षी का पीछा करता रहा। उसे लगता था कि उसने साक्षी से शादी का वादा किया है तो उसे इस वादे को निभाना चाहिए। लेकिन अनुष्का की बातों ने उसे पूरी तरह गुस्से में ला दिया। पुरुषों के पास पैसा क्यों होता है? क्या यह उनकी मर्जी से अपनी लाइफ जीने का हक नहीं देता? इसके अलावा अनुष्का जैसी सुंदर महिला के साथ कार्तिक को लगा कि वह ऐसा करने के लिए वंचित नहीं है। अब तक वह अपनी इच्छाओं को दबा रहा था, लेकिन अनुष्का के तानों ने उसे और गुस्से में डाल दिया। अनुष्का को कार्तिक की असली पहचान नहीं पता थी, इसलिए अगर वह उसके साथ सो भी लेता
तो उसे किसी बात की जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती और ऊपर से उसे $4 लाख भी मिल जाते। यही वजह थी कि उसने अपना मन बदल लिया। कार्तिक ने खुद को साबित करने के लिए यह फैसला किया और अनुष्का ने अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए। दोनों वही ले रहे थे जिसकी उन्हें जरूरत थी। काम पूरा होने के बाद दोनों ने एक दूसरे को परेशान नहीं किया। कार्तिक को लगा कि वह नुकसान में नहीं है। जब अनुष्का को एहसास हुआ कि कार्तिक ने उसे उठा लिया है, तो उसकी खूबसूरत आंखों में घबराहट दिखी, लेकिन जल्दी ही उसकी आंखों में दृढ़ता आ गई। वह जानती थी कि अगर वह कार्तिक के साथ सो गई तो उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती थीं। कुछ देर बाद कार्तिक ने उसे बेडरूम में ले जाकर बेड पर पटक दी। इस तरह की और भी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए पीआर नोवेल स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।